बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 34 मुलाहिज़ा फरमाएं। लड़के, मास्टर ऊचर की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही पुर्दे नहीं निकल आए? ये बात तो है मास्टर, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया है जिस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। ये तमाम मालूमात मैंने उसी के ज़रिए हासिल की हैं और मेरा ख्याल है चंद रोज़ बाद मैं इस पोजीशन में आ जाऊँगा कि दारा और टाइगर पर एक भरपूर वार कर सकूँ। ज्यादा ऊंचे उड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं मास्टर, मैंने उसकी बात काट दी। मैंने उड़ने की तरबियत तुम्ही से हासिल की है, गिरूंगा नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर इतनी खुद एतमादी पैदा हो चुकी है, मास्टर ऊचर ने कहा। बहरहाल अपना ख्याल रखना, महाराज तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। मैं चंद रोज बाद महाराज के पास आऊंगा, मैंने जवाब दिया और चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद फोन बंद कर दिया। और फिर 2 दिन बाद मुझे रामन प्रसाद से भी रिपोर्ट मिल गई। उसने उन तीनों आदमियों के नाम मालूम कर लिए थे जो सिंगापुर में दारा की सरबराही में कायम होने वाले रैक्ट के ओहदेदार थे। न सिर्फ नाम बल्कि उनके सिंगापुर के फोन नंबर भी उसे मालूम हो गए थे। प्रसाद ये रिपोर्ट देने के लिए खुद आया। हैरत है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पामिला ने तुम्हें ये सब कुछ इतनी आसानी से किस तरह बता दिया? मैंने तुम्हें बताया था बास कि दारा बैंकॉक आया था तो सबसे पहले उसकी मुलाकात पामिला से हुई थी और चंद रोज उसके घर पर भी रहा था। पामिला उसे अपनी मलकियत समझ बैठी थी, लेकिन अब उसे अपने हाथों से निकलते देखकर उसकी सोच का रुख बदल गया है। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि वो उससे इंतकाम लेने का मंसूबा बना रही है। उसे मुझ पर शुबा हो गया कि मैं दारा और टाइगर की किसी मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। शायद वो अपने इस मंसूबे में मुझे इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ उगलती जा रही है, प्रसाद ने कहा। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन उसे तुम पर शुबा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी हकीकत क्या है। रामन प्रसाद की जबान खुलवाना आसान नहीं बास, प्रसाद ने कहा। क्या तुम मुझे पामिला से मिलवा सकते हो? मैंने कहा। मेरे ज़हन में अचानक ही एक और ख्याल आया था। क्या? प्रसाद ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। थाई मांग भी मुझे घूरने लगी थी। मिस थाई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत आराम हो चुका और मेरे इस आराम से फायदा उठाकर दारा और टाइगर बहुत आगे निकल गए। आजकल कामयाबी उसी को मिलती है जो वक्त के साथ साथ चलता है, मगर हम थोड़ा पीछे रह गए। अब हमें जरा तेजी दिखानी होगी ताकि उनके बढ़ते हुए कदम रोके जा सके। अगर सिंगापुर में उनके रैक्ट ने काम शुरू कर दिया और गोल्डन ट्राइएंगल में भी ये लोग अपना रैक्ट बनाने में कामयाब हो गए तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। यह हमारे लिए बेहतरीन मौका है और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है जो पामिला जैसी अंदर की औरत दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हमें मालूमात फराहम कर रही है। अगर हमने ये मौका खो दिया तो शायद फिर कभी ऐसा चांस ना मिल सके। मगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम भाग दौड़ नहीं कर सकोगे, थाई मांगने का। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों की मोहब्बत ने मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। जानकी देवी ने जिस तवज्जो से मेरा इलाज किया है वो काबिले तारीफ है। तुम दोनों नहीं बल्कि तीनों मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा हो और मैं तुम में से किसी का शुक्रिया इसलिए अदा नहीं करूंगा कि इससे तुम लोगों की तौहीन होगी। बहरहाल मैं एक लम्हे को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए बोला, ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है और मैं इसे पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। वैसे भी हम कब तक चूहों की तरह बेल में दुबके पड़े रहेंगे? अगर हम इसी तरह चुप कर बैठे रहे तो दारा और उसके साथी वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिससे हम उन्हें रोकना चाहते हैं। तो फिर तुम पामिला से कब मुलाकात करा रहे हो? मैंने आखिरी अल्फाज प्रसाद की तरफ देखते हुए कहे थे। कल तो नहीं, कोशिश करूंगा कि परसों उससे तुम्हारी मुलाकात करवा दी जाए, प्रसाद ने कहा। परसों ये मुलाकात बहरहाल होनी चाहिए, मैंने कहा। एक आइडिया है मेरे जहन में। वो क्या? प्रसाद ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। परसों रात 10 बजे तुम पामिला को लेकर सोरावांग रोड पर वाकई इंडियन रेस्टोरेंट पहुंच जाओ। ये रेस्टोरेंट होटल मनोहरा के सामने है। हम भी वहां आ जाएंगे और तुम ये जाहिर करोगे कि हमारी मुलाकात महज इत्तफाकिया हुई है। थाई वांग तुम्हारे शहर की रहने वाली है और वहां तुम लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे। हम अपने असल हुलियों में होंगे। क्या? थाई चौंके। खुदकशी करने का इरादा है क्या? नहीं, मैं मुस्कुरा दिया। मैं दारा और उसके साथियों को ये तासर देना चाहता हूँ कि अब मेरे दिल में कोई डर खौफ नहीं रहा। डरने की जरूरत नहीं थाई। हमारी इस तरह सामने आ जाने से वो कुछ न कुछ असर तो लेंगे और वैसे भी हम सारी जिंदगी अपने चेहरे तो नहीं छुपा सकते। बास ठीक कहता है, प्रसाद ने कहा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। परसों इंडियन रेस्टोरेंट में मुलाकात होगी रात 10 बजे। प्रसाद चला गया। थाई मेरे सामने बैठी कुछ कहे बगैर मेरे चेहरे को तकती रही। उसके चेहरे पर इस वक्त कुछ अजीब से तासरात थे। क्या बात है थाई, मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने कहा। ओह कुछ नहीं। थाई जैसे चौंक सी गई। सिंगापुर का कोई फोन नंबर मालूम है तुम्हें? कोई भी? मैंने पूछा। उस मैगजीन में सिंगापुर के कई होटलों के नंबर मौजूद हैं, मगर तुम करना क्या चाहते हो? थाई ने मेज पर रखे हुए मैगजीन की तरफ इशारा किया। मैंने वो मैगजीन उठा लिया। एक होटल उसी इलाके में था जहां हमारी रिहाइश हुआ करती। मैं दरअसल इंस्पेक्टर चियांग शू को फोन करके दारा के सिंडिकेट के बारे में इतला देना चाहता था, लेकिन मुझे उसका नंबर मालूम नहीं था। वो इंटरनेशनल डायलिंग कोड डायरेक्टरी में मौजूद था। मैंने सिंगापुर के उस होटल को फोन करके इंस्पेक्टर चियांग शू का नंबर हासिल कर लिया और चंद सेकंड बाद उसका नंबर मिलाने लगा। इंस्पेक्टर चियांग शू इस वक्त पुलिस स्टेशन पर ही था। जब मैंने उसे अपने बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। प्रताप सिंह के कत्ल का तो पता उन्हीं दिनों चल गया था, लेकिन मेरे बारे में उसे कोई इतला न थी।
तकरीबन 5 मिनट तक दोनों तरफ से रस्मी जुमलों का तबादला होता रहा। फिर मैं असल मौजू पर आ गया। अंकल, आपको मालूम है दारा और किम वगैरह आजकल बैंकॉक में है, लेकिन दारा ने सिंगापुर में भी अपनी सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं। मेरे को उसका 2-3 मरतबा आने का पता चला, मगर वो गायब हो गया, इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा। दारा ने जो मकसद हासिल करने के लिए मेरे माँ बाप को कत्ल किया था और मुझे भी हलाक करना चाहता है, उसे सिंगापुर में अपने उस मंसूबे की बुनियाद रख दी है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, खुलकर बताओ, चियांगशू बोला। उसने हीरोइन की स्मगलिंग के लिए सिंगापुर में एक रैकेट कायम कर लिया है, मैंने कहा, और फिर उसे अपनी मालूमात से आगाह करने लगा। मैंने उन तीनों अफराद के नाम और टेलीफोन नंबर भी लिखवा दिए। इन फोन नंबरों से उनके एड्रेस मालूम किए जा सकते हैं। मैं कल रात दोबारा फोन करूंगा ताकि ये मालूम हो सके कि मेरी इस इत्तला का नतीजा क्या निकला। तुम अच्छी खबर सुनेगा माई सन, इंस्पेक्टर चियांगशू ने कहा। अपना ख्याल रखना, विश यू गुड लक। ये सब कुछ मुझे वक्त ने सिखाया है। मेरे उल्टू की मुस्कुराहट गायब हो गई और लहजे में संजीदगी आ गई। इस वक्त ने जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे वक्त से पहले जवान कर दिया। मेरी उम्र के लड़के तालीम हासिल करते हैं, खेलते कूदते हैं और अपनी पसंद से वक्त गुजारते हैं। कराटे आज का मकबूल खेल है, लड़की से खेल समझ कर ही सीखते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी के बचाव का वसीला बना रहा हूँ। मेरी आज़ादी छिन गई, मैं चारों तरफ से खूनी बेड़ियों में घिरा हुआ हूँ। अपने आप को उन दरिंदों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ वो हादसा पेश ना आता तो शायद क्या, बल्कि यकीनन इन सारी तलखियों से दूर होता। मेरी आवाज भरा गई। इंस्पेक्टर चियांगशू से फोन पर बातों के दौरान में कुछ पुराने जख्म छिल गए थे। वो जख्म इतने पुराने भी नहीं थे कि उन्हें भूल जाता। उन्हीं यादों के सहारे तो मैं जी रहा था। वही जज्बा तो मुझे जिंदा रखे हुए था। चियांगशू की बातों ने मेरे जख्मों में टेस सी पैदा कर दी और मैं बेचैन हो गया। थाईवांग ने फौरन ही मेरी कैफियत महसूस कर ली। वो कुर्सी से उठकर बेड पर आ गई और मुझे अपने साथ लिपटा लिया, और फिर एक अजीब से एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैं पुरसुकून होता चला गया और थाईवांग की गोद में सर रख रखे सो गया। उस रात में कई रोज बाद पुरसुकून और गहरी नींद सोया था। सुबह आंख खुली तो मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। थाईवांग इस वक्त किचन में थी। बर्तनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं भी उठकर किचन में आ गया। थाईवांग चाय बना रही थी। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुरा दी। हम लॉन्ज में बैठे चाय पी रहे थे कि जानकी देवी आ गई। उसे देखकर मेरा माथा ठिंका। अभी 7:30 बजे थे और इतनी सुबह वो कभी नहीं आई थी। थाई की आंखों में उलझन सी तैर रही थी। क्या हुआ जानकी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, थाई ने कहा। वो लड़की मेरे घर आ गई है आज सुबह 5 बजे, जानकी ने कहा। कौन सी लड़की? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वही शाईवान, जानकी ने जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम कि उसे मेरे घर का पता कैसे चला, लेकिन उसने जो इंकिशाफ किए हैं वो बड़े सनसनीखेज हैं। 1 मिनट, थाई कुर्सी से उठते हुए बोली। मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं, फिर बात करते हैं। थाई 10 मिनट बाद चाय बनाकर ले आई। हाँ, अब बोलो क्या किस्सा है, वो जानकी की तरफ कब बढ़ाते हुए बोली। सुबह 5 बजे कॉल बेल की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। जानकी कहने लगी। मैं एकदम बदहवास होगी। मेरे दिल में अचानक ही ख्याल उभरा, कहीं तुम लोगों पर तो कोई उस्ताद आन नहीं पड़ी। मैंने दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ी थी। उस वक्त दिन की रोशनी भी पूरी तरह नहीं फैली थी। मैं उसका चेहरा भी पूरी तरह नहीं देख सकी। दरवाजा खोलते वो मुझे धक्का देकर अंदर आ गई और खुद दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसे देखकर चौंक गई और वो मेरे कदमों पर गिर गई और रो रो कर कहने लगी कि मुझे बचा लो। मैं उसे कमरे में ले आई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आवाज बहाल हुए तो उसने बताया था कि एक रात तुम उसे जलते हुए मकान से बचा कर ले गए थे और एक कॉटेज में छोड़ दिया था जहां 2 आदमी थे। शाहीवान के कहने के मुताबिक वहां उसे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई पाबंदी भी नहीं थी। आजादी से पूरे घर में घूमती फिरती थी, लेकिन उसके दिल में चोर था। वो समझती थी कि उसने तुम्हें फंसाया था और तुम वापस आओगे तो उससे बाज पुरस जरूर करोगे। उसके लिए अगरचे बाहर भी खतरा था, लेकिन तुम्हारी बाज पुरस के खौफ से वो एक रात उस कांटे से निकल गई। वो 2-3 दिन तक इधर उधर छुपती रही और फिर एक रोज थिंगचू के हाथ लग गई। थिंगचू को भी किसी तरह पता चल चुका था कि तुम उसे जलते हुए मकान से निकाल ले गए थे और उसका ख्याल था कि तुम ही ने उसे पनाह दे रखी थी। वो उसे बहला फिसला कर अपने साथ ले गया और शहर में एक मकान में छुपाए रखा। इसी दौरान में वो ना सिर्फ उससे तुम्हारे बारे में पूछता रहा, बल्कि उसे हीरोइन भी इस्तेमाल कराता रहा। हीरोइन के नशे ने शाहीवान को जेर कर दिया और उसने उस काटेज का पता बता दिया जहां तुम उसे लेकर गए थे। थिंगचू ने उस काटेज की निगरानी शुरू कर दी। कई रोज बाद उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि तुम्हारा इस काटेज से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उसे धोखे से वहां छोड़ गए थे और काटेज में रहने वाले 2 आदमियों को एक माकूल रकम दे गए थे कि 2-4 दिन बाद इस लड़की को वहां से रुखसत कर दिया जाए। थिंगचू ने शाहीवान को अजीयतें देना शुरू कर दी। हीरोइन की एक वक्त की खुराक रोक लेना ही उसके लिए सबसे बड़ी अजियत थी। वो उसके साथ मारपीट भी करता रहा। दरअसल वो हर कीमत पर तुम्हारा पता मालूम करना चाहता था। अंडरवर्ल्ड में दारा और टाइगर के ये ऐलान गर्दिश कर रहा है कि जो शख्स तुम्हें उनके हवाले करेगा उसे 1 मिलियन बात का इनाम दिया जाएगा। वो इसलिए हर सूरत में तुम्हारा पता मालूम करना चाहता है कि तुम्हें पकड़कर उनके हवाले कर दिया जाए। इस तरह उसे इनाम भी मिल जाएगा और उसका इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। और फिर न जाने उसे किस तरह ये शुबा हो गया कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है। शाहीवान जितने दिन थिंगचू की कैद में रही थी वो रोजाना उस पर मुजरिमाना हमले करता रहा था
और मिलाकर जब उसे ये यकीन हो गया कि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती तो थिंग चू ने उसे कत्ल कर देने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी रोज उसके जहन में उस शख्स ने सारू बहारा और उसके शैतानी जहन में वो तरकीब आ गई। उसे पता था कि शाहीवान के पेट में उसका गुनाह पल रहा है। उसे अपने मंसूबे के तहत फ्लैट में ले आया और पड़ोसियों को भी वही कहानी सुनाई जो उसने मुझे सुनाई थी। यानी वो शाहीवान को बेसहारा समझकर इंसानी हमदर्दी के तहत उठा लाया था। उसे शाहीवान को धमकी दी थी कि अगर उसने जबान से एक लफ्ज भी निकाला तो उसे मार दिया जाएगा। पहले रोज शाहीवान की हालत देखकर मैंने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। कल रात थिंग चू फिर मेरे क्लिनिक पर पहुंच गया और मुझे शाहीवान के इलाज के लिए एक भारी रकम की पेशकश की। दरअसल वो उसके इलाज के बहाने मुझे किसी चक्कर में फंसाना चाहता था ताकि मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ उगलवा सके। गुज़िश्ता रात 11 बजे मैं उसके घर पर थी। मुझे चूंकि तुमसे शाहीवान के बारे में मालूम हो चुका था, इसलिए मैंने थिंग चू को एक इंजेक्शन लेने के बहाने फ्लैट से बाहर भेज दिया। और इससे पहले कि उसके जाने के बाद मैं शाहीवान से कुछ पूछती, उसने मेरे नाम से मुखातिब करते हुए बताया कि थिंग चू मुझे किसी चक्कर में फंसाकर ब्लैकमेल करना चाहता है। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की और आज सुबह 5 बजे वो मेरे घर पहुंच गई। उसने मुझे ये सारी कहानी सुनाई। उसे यकीन है कि अब वो थिंग चू के हाथ लगी तो वो उसे मार डालेगा। मैं नहीं जानती कि उसे मेरे घर का पता कैसे चला और ये बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही कि अब मैं उसका क्या करूं। उसे घर में भी नहीं रखा जा सकता और यहाँ भी नहीं ला सकती। वो हीरोइन की आदी है। ऐसे लोगों का जब नशा टूटता है तो वो अपने आप को नोचने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। घर में उसकी मौजूदगी को रात में नहीं रखा जा सकता। वो इस वक्त किस हालत में है? मैंने जानकी देवी के खामोश होने पर पूछा। मैंने उसे वैलियम 5 का इंजेक्शन लगा दिया था, जानकी ने जवाब दिया। वो कम से कम 5-6 घंटे सोई रहेगी। मैं और थाई एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मसला वाकई खासा गंभीर था। इसका कोई ना कोई हल तलाश करना जरूरी था, वरना ऐन मुमकिन था कि थिंग चू किसी न किसी तरह हमसे जानकी की वाबस्तगी का पता चला ले और ऐसी गड़बड़ शुरू हो जाए जिस पर न सिर्फ हमारे लिए काबू पाना मुश्किल हो जाए बल्कि नुकसान भी उठाना पड़े। उसे निजात हासिल करने का एक तरीका समझ में आता है। थाई वांग ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम दबने की कोशिश करोगे तो थिंग चू के शक को तकवीयत मिलेगी। इसलिए इससे पहले कि वो तुम्हारे खिलाफ कदम उठाए तुम उस पर चढ़ दौड़ो। वो कैसे? जानकी ने पूछा। पुलिस को इतला दे दो, थाई वांग ने जवाब दिया। थिंग चू पहले हीरोइन के केस में मुलव्वस है और जमानत पर है। अगर शाहीवान भी उसके खिलाफ बयान दे देगी तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। थाई की तजवीज़ माकूल थी, लेकिन अब ये सोचना बाकी था कि उसके बाद क्या होगा। अगर थिंग चू पुलिस के हाथ ना लग सका या शाहीवान ने उसके खिलाफ बयान ना दिया तो खुद जानकी देवी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हम तीनों सर जोड़कर बैठे सोचते रहे और फिर ये तय पाया कि जानकी देवी पहले शाहीवान को मजबूत करे। अगर वो थिंग चू के खिलाफ बयान देने पर आमादा हो जाए तो ठीक है, बसूरत दीगर उसे रात की तारीकी में घर से कहीं छोड़ दिया जाए। उसका नशा जब टूटेगा वो चीखेगी, चिल्लाएगी और कोई ना कोई उसके बारे में पुलिस को इतला दे ही देगा। मेरे दिल में एक और तरकीब आई है, जानकी ने कहा। क्यों ना उसे रात तक अपने घर ही में रखा जाए और समझा बुझा कर आधी रात के लगभग उसे अकेले ही पुलिस स्टेशन भेज दिया जाए। उसे ये समझा दिया जाए कि मैं पसे मंदिर में रहकर उसकी मदद करती रहूंगी, लेकिन इस मामले में मेरा नाम ना आने पाए। अगर ये बात वो मान जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसे तुम्हारे घर से पुलिस स्टेशन कौन लेकर जाएगा? मैंने कहा और फिर मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ, रामन प्रसाद। मैं बड़बड़ाया, हाँ रामन प्रसाद ये काम कर सकता है। ये ठीक है, थाई ने कहा। उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास भी है। अभी 2 दिन पहले ही तो उसने ये नंबर दिया था। आज दोपहर तुम इस नंबर पर उसके लिए पैगाम छोड़ दो, वो शाम को यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने जानकी देवी की तरफ देखते हुए कहा। तुम मामूल के मुताबिक अपने क्लिनिक पर जाओ, लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि तुम्हारी अदम मौजूदगी में शाहीवान को नया मसला खड़ा ना कर दे। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, जानकी ने कहा। थाईवान किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी और फिर 9:30 बजे के करीब जानकी नाश्ता करके रुखसत होगी। मैंने 11 बजे के करीब प्रसाद के नंबर पर फोन किया, जहां मैंने बास के हवाले से पैगाम छोड़ दिया। वो दरअसल एक छोटे से रेस्टोरेंट का नंबर था जहां प्रसाद इस वक्त नाश्ता करने आता था। आधे घंटे बाद ही प्रसाद का फोन आ गया। जाहिर है फोन पर ऐसी कोई बात नहीं हो सकती थी। मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहकर फोन बंद कर दिया। सूरत वाकई खौफनाक हो गई। थाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर थिंग चू को यकीन हो गया कि जानकी देवी का हमसे कोई ताल्लुक है तो वो हमारा सुराग लगा लेगा और हमारे लिए खतरात बढ़ सकते हैं। खतरात तो पहले ही हमारे चारों तरफ मुंडला रहे हैं। देखना सिर्फ ये है कि हम उनसे किस तरह महफूज रह सकते हैं। मैंने जवाब दिया, हो सकता है हमें ये पनाहगाह भी छोड़नी पड़े, लेकिन मेरा ख्याल है प्रसाद सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। मुझे उस पर पूरा एतमाद है। वैसे हमें भी अपने तौर पर तैयार रहना चाहिए। वैसे मेरे जहन में एक और तजवीज़ है, थाई ने कहा। क्यों ना हम कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर चले जाएं? मसलन चियांग राय, वहाँ शीनू मौजूद है, वो हमारी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकती है। शहर से बाहर तो रिहाइश का बंदोबस्त कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं बैंकॉक छोड़ना नहीं चाहता। मैंने कहा, यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि हमारे राय फरार के इख्तियार करने से उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे और मैं उनके लिए आसानियां पैदा नहीं करना चाहता। थाई वांग जवाब देने की बजाय मेरी तरफ देखती रही।
फिर वहां से उठकर चली गई। दोपहर 2 बजे के करीब रामन प्रसाद आ गया। उससे तकरीबन 1 घंटे तक इस मौजू पर बात होती रही। ठीक है बॉस, प्रसाद ने कहा, आज ये काम हो जाएगा और अगर थिंगचू ने रास्ते में आने की कोशिश की तो उसकी कहानी भी खत्म कर दी जाएगी। तुम किस वक्त जाओगे? मैंने पूछा। मेरे ख्याल में रात 12 बजे के करीब का वक्त मुनासिब रहेगा, प्रसाद ने कहा। थाई ने उसे जानकी के घर का पता अच्छी तरह समझा दिया और उसके कुछ देर बाद वो रुखसत हो गया। उस शाम 8 बजे के करीब जानकी देवी का फोन आया। वो इस वक्त अपने क्लिनिक पर थी। सारा मामला तय हो गया। उसने कहा वो हमारे बताए हुए प्रोग्राम पर अमल करने को तैयार है। मैंने उससे वादा किया है कि पसे मंदिर में रहकर उसकी भरपूर मदद करूंगी। उसे ना सिर्फ उस बख्शू से निजात मिल जाएगी बल्कि मैं उसका इलाज भी करूंगी। बख्शू को ये शुबा तो नहीं हुआ कि वो तुम्हारे पास है? मैंने पूछा। नहीं, जानकी ने कहा। आज सुबह के करीब वो क्लिनिक पर आया था ये पूछने के लिए कि शाहीवान मुझसे कोई मशवरा करने या दवा वगैरह लेने के लिए तो यहाँ नहीं आई। बहरहाल वो तसल्ली करके चला गया था, लेकिन कह नहीं सकती कि उसे मेरी बात का यकीन आ गया था या नहीं। मैं आज दिन भर खासी मोहतात रही हूँ। मैंने अपने आसपास किसी ऐसे शख्स को भी नहीं देखा जिस पर शुबा हो कि वो मेरी निगरानी कर रहा है। गुड, मैंने कहा। प्रसाद आज रात 12 बजे के बाद किसी वक्त तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, जानकी ने कहा। मैंने फोन बंद कर दिया और थाई को जानकी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगा। और फिर उसी रात 11 बजे के करीब मैंने सिंगापुर फोन किया। इंस्पेक्टर चियांग शायद मेरी कॉल का ही मुंतजिर था। वो मेरी आवाज सुनते ही बोला, तुम्हारी इतला बिल्कुल दुरुस्त थी माईसान। मैंने कल रात ही तुम्हारे बताए हुए फोन नंबरों से उन तीनों के एड्रेस मालूम करके 2 घंटों के अंदर अंदर उनके बारे में जरूरी मालूमात हासिल कर ली और आज सुबह सवेरे तीनों जगहों पर बैक वक्त छापे मारे गए। उनका यूरेशियन पार्टनर तो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। अलबत्ता इंडिया से ताल्लुक रखने वाला पार्टनर भोलेनाथ और पाकिस्तानी पार्टनर जमाल पकड़े गए हैं। कमाल दारा का फर्स्ट कजन है और भोलेनाथ के कब्जे से 10 किलोग्राम हीरोइन भी बरामद हुई है जिसे वो यूरोप की तरफ स्मगल करने का मंसूबा बना रहे थे। उन लोगों से हम तफ्तीश कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनसे मजीद सनसनीखेज इंकशाफात होंगे। थैंक यू चियांग अंकल, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ये दारा के खिलाफ मेरी पहली बड़ी कामयाबी है। अब मैं उसे यहाँ भी टिकने नहीं दूंगा। ये लोग बहुत खतरनाक है माईसन, अपना ख्याल रखना। इंस्पेक्टर चियांग शू ने कहा। अपना नंबर दो ताकि कभी तुमसे राब्ता किया जाए। मैंने मास्टर हुसैन का नंबर बता दिया। कभी कोई बात हो तो इस नंबर पर पैगाम दे दिया करें। मैं बाद में खुद ही आपको फोन कर लिया करूंगा। मैंने फोन बंद कर दिया और ताइवान को बताने लगा कि सिंगापुर में दारा के 3 खास आदमियों में से एक पुलिस के हाथों मारा गया और 2 गिरफ्तार हो गए, जिनमें एक दारा का कतन है। पुलिस ने उनसे भारी मिकदार में हीरोइन भी बरामद कर लिया। दारा को यहाँ इतना मिल चुकी होगी, वो तो अपने बाल नोच रहा होगा, थाई ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे अपनी बोटियां नोचने पर मजबूर करूंगा, मैंने कहा। हम देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। 12:30 बजे के करीब जानकी देवी ने फोन पर इतला दी कि प्रसाद थोड़ी देर पहले शाहीवान को ले जा चुका है। अब मुझे शाहीवान की तरफ से इतला का इंतजार था। 2 बजे के लगभग रामन प्रसाद खुद ही आ गया। उसके चेहरे के तासरात से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कोई गड़बड़ हुई है। हाँ, गड़बड़ तो हुई है, उसने मेरे सवाल के जवाब में कहा। मैंने शाहीवान को ले जाने के लिए एक होटल के पार्किंग प्लाट से एक गाड़ी चुराई थी। मैं शाहीवान को सेनेट लुइस स्ट्रीट पर वाक़ पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं मैथून रोड पर पहुंचा एक कार मेरे पीछे लग गई। मुझे किसी मुमकिन गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी, क्योंकि उस कार की ड्राइविंग सीट पर मैंने एक आदमी को बख्शू जैसे लिबास में देख लिया था और मुझे शुबा हो गया था कि वो थिंगचू के सिवा कोई और नहीं हो सकता था। मेरा शुबा दुरुस्त निकला, वो थिंगचू ही था जो हमारा पीछा कर रहा था। मैंने पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोक ली। शाहीवान कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के गेट की तरफ जा रही थी कि पीछे से आने वाली कार एक लम्हे को वहां रुकी। उस कार से यके बाद दीगरे कई गोलियां चलाई गईं। शाहीवान चीख कर ढेर हो गई। मैं उस वक्त अपनी कार एक साइड स्ट्रीट पर मोड़ रहा था। मैं कार रोकर नीचे उतर आया। दूसरी कार तेज रफ्तारी से सीधी निकल गई थी, लेकिन इत्तेफाक से 2 पुलिस ऑफिसर मोटरसाइकिलों पर सवार उसी तरफ निकल आए। उन्होंने कार का ताकुब शुरू कर दिया। फायरिंग के तबादले के दौरान में कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़कर उलट गई। पुलिस ने थिंगचू को शदीद जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया है। शाहीवान खत्म हो चुकी है। उसे एक गोली सर में लगी जिससे फौरी तौर पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। मुझे शाहीवान की मौत का अफसोस हुआ था, लेकिन उसकी मौत का ये फायदा जरूर हुआ कि जो खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा था वो फिलहाल टल गया था। रामन प्रसाद ने वो रात हमारे पास ही गुजारी। सुबह नाश्ता करके वो चला गया और फिर उस रात ठीक 10 बजे मैं और थाई इंडियन रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे थे। थाई के इसरार पर हमने अपने उलिये किसी हद तक तब्दील कर लिए। रामन प्रसाद एक लड़की के साथ कोने वाली मेज पर बैठा हुआ था। लड़की की पुश्त हमारी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। करीब की मेज पर बैठे हुए मैं अचानक ही प्रसाद की मेज की तरफ बढ़ा। ए प्रसाद, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरत है। चियांग राय से कब आए? मैंने करीब पहुंचकर कहा। रामन प्रसाद ने भी हाथ मिलाते हुए बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया और फिर उस लड़की की शक्ल देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। जाहिर है वो पामीला थी और ये वही लड़की थी जो खानकाह के गेट पर मुझे वो गुलदस्ता देकर गई थी जिसमें बम लगा हुआ था। रामन प्रसाद ने पामीला को यही तासर दिया था कि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ
और महज इत्तफाकिया तौर पर यह मुलाकात हो गई। उसकी दावत पर हम भी उस मेज पर बैठ गए। वो भी गालबन थोड़ी देर पहले ही वहां आए थे और उन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया था, लिहाजा ये जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। हम आधे घंटे बाद वहां से उठ गए। रामन प्रसाद हमें चाइना टाउन के इलाके में वाक़े एक फ्लैट में ले आया था। यह फ्लैट उसने इसलिए ले रखा था और यहाँ जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थी। पामिला कुछ बुझी सी लग रही थी और उसकी बातों से भी मायूसी झलक रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई ऐसा सदमा पहुंचा है जिसने तुम्हें अपसेट कर रखा है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, कोई ऐसी बात है तो हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, उस कमीने से मैं अकेली ही निपटूंगी, पामिला ने कहा। ओह, मैंने चौंकने वाले अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारे किसी बहुत करीबी दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है। ऐसा वैसा धोखा? प्रसाद बीच में बोल पड़ा। ये एक अजनबी को चाहने लगी थी और उसे अपना सब कुछ समझ बैठी थी। वो अजनबी कुछ अरसे तक तो इसे बावर कराने की कोशिश करता रहा कि वो सिर्फ इसी का है। दरअसल वो यहाँ अपने कदम जमाना चाहता था और जब उसका मकसद पूरा हो गया तो इसे नजरअंदाज करने लगा। फमीला को इस बात का दुख है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने कहा, उसका नाम पता बताओ, अब उसे पकड़कर सड़क पर जूते लगाएंगे। वो बहुत बड़ा गैंग लीडर है, पामिला ने कहा। वो चलने में खामोश रही, फिर दारा के खिलाफ बोलने लगी। मैं यही चाहता था कि वो अपने मुंह से कुछ उगले। ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया भी बड़ी अजीब है, यहाँ एक दूसरे के खिलाफ साजिशें चलती रहती हैं और पामिला जैसी हसीन लड़की इन साजिशों में बड़े अहम किरदार अदा करती हैं। कभी तो वो अपने आका के लिए जान तक देने को तैयार हो जाती हैं और कभी किसी मामूली सी बात पर इस तरह बिगड़ जाती हैं कि अपने आका को तबाही के गार में धकेल देती हैं। पामिला का शुमार भी ऐसी ही लड़कियों में होता था। उसने दारा और टाइगर के कहने पर मुझे बम से उड़ाने की कोशिश की थी और अब मुझे अपना हमदर्द पाकर दारा के खिलाफ दिल की बुड़ास निकाल रही थी। दारा सिंगापुर से आया था, मैंने पामिला की तरफ देखते हुए कहा, और आज मुझे पता चला है कि सिंगापुर में उसके कुछ और आदमी पकड़े गए हैं और माली तौर पर भी उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तुम्हें कैसे पता चला? पामिला ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ऐसी खबरें छुपी नहीं रहती, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अंडरवर्ल्ड में तो सभी लोग ये बात जान चुके हैं कि सिंगापुर में पकड़े जाने वाले दारा के आदमी थे। ये सच है, पामिला ने कहा। उसे कल शाम को ये इतला मिली थी और वो पागल हुआ फिर रहा है। सिंगापुर में उसके आदमियों के पकड़े जाने के हवाले से ये बात भी सुनने में आई है कि उनकी मुखबरी वजदान ने की थी, लेकिन वजदान तो यहाँ बैंकॉक में है। वो सिंगापुर में किसी की कैसे मुखबरी कर सकता है? मैंने कहा। दारा ने अपने जराये से तस्दीक कर ली है, सिंगापुर के अखबारात में उसका नाम छपा है। उसने यहाँ से सिंगापुर के किसी पुलिस अफसर को फोन किया था। दारा पहले ही उसकी तलाश में था, वो उस पर कई बार कर चुका है, लेकिन वो हर मर्तबा बच निकलता है। उसे कुछ अर्सा पहले बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिर भी बच निकला। और 1 महीना पहले तो वो गेस्ट हाउस में दारा और किम की पिटाई करके चला गया। दारा को यकीन है कि गेस्ट हाउस से फरार होते हुए उसे कम से कम 2 गोलियां जरूर लगी थी। गेस्ट हाउस में लान से दीवार तक खून के धब्बे देखे गए थे। दारा और टाइगर के आदमी ने शहर के तमाम सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल छान मारे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब दारा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या चाहती हो तुम? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो मुझ पर भी शुबा करने लगा है और मुझे दूसरी औरतों के सामने जलील करता है। मैं उससे ऐसा इंतकाम लेना चाहती हूँ कि वो जिंदगी भर याद रखे, पामिला ने कहा। क्यों ना हम मिलकर काम करें, मुझे भी उससे कुछ पुराना हिसाब चुकाना है, मैंने कहा। क्या? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। दारा ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, तुम्हारे दिल को चूर चूर किया है। अगर तुम उससे इंतकाम लेने में वाकई संजीदा हो तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। वैसे तुम पहली लड़की नहीं हो जो दारा के फरेब का शिकार हुई हो, मैंने कहा। इसका मतलब है कि हाँ, मैंने उसकी बात काट दी। दारा एक जराइम पेशा आदमी और पेशावर शिकारी है। मैं उसकी आतिशी इंतकाम को भड़काने की कोशिश कर रहा था। सिंगापुर की बातों पर शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन यहाँ की चंद मिसालें दूंगा। मैं चंद लड़कियों के नाम ले रहा हूँ, उन्हें तुम भी करीब से जानती होगी। कौशल्या, वो हिंदू लड़की जिसे दारा ने अपने जाल में फांस कर पहले उसे महाराज के खिलाफ बगावत पर आमादा किया और उसे अपने बिस्तर की जीनत बनाता रहा। जब उसका मकसद पूरा हो गया, उसे तबीयत भर गई तो उसे नहायत बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। शाहीवान, उसके बारे में तो तुमने आज ही सुना होगा, अखबारों में भी छपा है उसके मुतालिक। गुज़िश्ता रात दारा के आदमी ने उसे उस वक्त गोलियों से भून डाला जब वो दारा के खिलाफ फरियाद लेकर पुलिस स्टेशन जा रही थी। कुछ अर्सा पहले उसी शाहीवान को एक मकान में जिंदा जला देने की कोशिश की गई थी। सिर्फ यही 2 मिसालें नहीं हैं, मैं तुम्हें और भी बहुत सी लड़कियों के नाम गिनवा सकता हूँ जो दारा के जुल्म का शिकार हुई। एक ताज़ा तरीन मिसाल तो तुम खुद हो। पामिला फटी फटी सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं उसे मौका दिए बगैर बोलता रहा। तुमने दारा के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसे उस वक्त पनाह दी जब वो यहाँ अजनबी था और पुलिस उसकी तलाश में थी। तुमने ना सिर्फ उसे पनाह दी बल्कि अपने आप को भी उसकी सुपुर्दगी में दे दिया। उसके कदम रफ्ता रफ्ता जमते गए। तुमने उसे टाइगर तक भी पहुंचा दिया। वो ना सिर्फ खुद तुम्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा, बल्कि तुम्हें अपने नए दोस्तों के सामने भी पेश करता रहा जिनसे वो कोई फायदा उठाना चाहता था। तुम उसकी खुशी की खातिर सब कुछ करती रही, यहाँ तक कि तुमने एक ऐसे शख्स को भी बम से उड़ाने की कोशिश की जिसे तुम जानती तक ना थी। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? वो अकलाई।
उसके चेहरे पर हल्का सा खौफ था और आंखों में वहशत थी। उस धमाके में कई बेगुनाह मारे गए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बात जारी रखी, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि दारा उस नौजवान को क्यों हलाक करना चाहता है? मैंने खामोश होकर उसकी तरफ देखा, फिर जवाब का इंतजार किए बगैर बात जारी रखते हुए बोला, इसलिए कि वो नौजवान दारा के ऐसे जराइम का चशमदीद गवाह है जो उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकते हैं। दारा ने उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को ज़ीबा कर दिया था। वो दारा से छुपता फिर रहा था, लेकिन अब वो तो तू पमीला एक बार फिर अकल आई। तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैं वही शख्स हूँ जिसे दारा अपना बदतरीन दुश्मन समझकर हर कीमत पर मौत के घाट उतारना चाहता है। मैंने सर पर से विग और बालाई होंठ पर चिपकी हुई बारीक सी मूंछें उतार दी। वो उछल पड़ी।